हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शुभम और आज मैं बात करूंगा अपोलो ट्राइकॉट लिमिटेड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, की कॉम्पिटिटर्स के बारे में, फाइनली इसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे और वैल्यूएशन करेंगे। अगर आपको नहीं पता स्वॉट एनालिसिस क्या होता है तो बेसिकली इसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, इन चारों चीज़ों को देखते हैं कि कंपनी ओवरऑल कैसा कर रही है। तो इससे पहले कि मैं कंपनी के बारे में डिटेल में बताऊं, मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर मैं इस कंपनी को रिसर्च करने बैठा कैसे, वो क्या ट्रिगर था जिसे देख के जो है मैंने सोचा कि इस कंपनी के बारे में एनालिसिस करता हूं। तो कंपनी ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो इस इमेज में कुछ नंबर्स हैं, बेसिकली इनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के नंबर्स हैं। तो इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी जो है इस क्वार्टर में कितनी यूज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर और कम्पेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, और इनकी एनुअल कैपेसिटी कितनी है ये इस टेबल में बताया गया है। तो कम्पेयर टू द लास्ट ईयर Q2 FY20, Q2 FY21 में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो डबल से भी ज़्यादा है। लास्ट ईयर जो है वो 27,529 टन का जो प्रोडक्शन हुआ था, वहीं इस साल जो है वो प्रोडक्शन 60,823 का है, यानी कि 100% से भी ज़्यादा जंप, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगा और मैं इस कंपनी को रिसर्च करने के लिए बैठा। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 100% से इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली जो उसकी जो सेल है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई होगी। हालांकि इस क्वार्टर के नंबर्स अभी बाहर नहीं आए हैं। अब आप खुद सोचिए ऐसी कितनी कंपनीज़ हैं जो कि एक साल में अपनी प्रोडक्शन को डबल से भी ज़्यादा कर लेती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के बिज़नेस ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो कंपनी है वो APL अपोलो ग्रुप की कंपनी है। APL अपोलो ग्रुप जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट और लीडिंग ब्रांडेड स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर है। वहीं अगर हम अपोलो ट्राइकॉट की बात करें तो ये जो है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हायर वैल्यू एडिशन होते हैं एज़ कम्पेयर टू जस्ट द ट्यूब्स, जैसे कि अपोलो चौखट हो गया, या फिर रेलिंग हो गई, या फिर रेडीमेड दरवाजे हो गए, या फिर जो विंडो के फ्रेम्स हो गए। इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि स्टील प्रोडक्ट्स हैं बट दे आर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ओवर जस्ट स्टील ट्यूब्स। जो कंपनी APL अपोलो ग्रुप के प्रमोटर्स हैं उन्होंने सोचा कि क्योंकि जो स्टील ट्यूब्स हैं वो थोड़ा पार्शियली कमोडिटाइज्ड बिजनेस है, हालांकि वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट्स में एंटर करें जो कि हायर मार्जिन हो एज़ कम्पेयर टू स्टील ट्यूब्स। तो अगर हम इनके अपनी पेरेंट कंपनी से मार्जिन्स कंपेयर करते हैं तो जो APL अपोलो ट्यूब्स कंपनी है उसके जो मार्जिन है वो 5 से 6% की रेंज में है। वहीं अगर हम अपोलो ट्राइकॉट की बात करें तो इनके जो मार्जिन्स है वो 11 से 12% की रेंज में है। तो जो इनके की प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मैं आपको आगे हर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए अब मैं आपको कंपनी की हिस्ट्री के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी थी जिसका पहले नाम था बेस्ट स्टील लॉजिस्टिक्स कंपनी, पर इसके जो प्रमोटर्स थे वो डिफरेंट थे। तो ये जो कंपनी है बेस्ट स्टील लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ये 1983 में बनी थी और टिल 2016 ये स्टील ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी, यानी कि स्टील खरीदने और बेचने का काम करती थी। उसके बाद जो इस कंपनी के प्रीवियस प्रमोटर्स हैं उन्होंने जो कंपनी है उसे चेंज करके एक वेयरहाउस फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसके क्लाइंट्स थे JSW स्टील और अपोलो ग्रुप की जो कंपनीज हैं वो। तो क्योंकि अपोलो ग्रुप जो है ऑलरेडी इस कंपनी के क्लाइंट थे, अपोलो ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना हम इस कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं। तो जो मिस्टर राहुल गुप्ता हैं जो कि अपोलो ग्रुप के चेयरमैन, जिनका नाम है संजीव गुप्ता, उनके बेटे हैं, वो जो है बेस्ट स्टील लॉजिस्टिक्स के प्रमोटर बने आफ्टर अक्वायरिंग अ मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी। उन्होंने इस कंपनी को कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम अ वेयरहाउस कंपनी इनटू अ ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और उन्होंने क्या किया कि इसमें एक 50,000 टन पर एनम का ट्रिपल कोटेड ट्यूब का प्लांट लगाया, जिसका और इसका नाम जो है रखा अपोलो ट्राइकॉट लिमिटेड। अभी रिसेंटली श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग, जो कि एक 100% सब्सिडरी है ऑफ अपोलो ट्यूब लिमिटेड, acquired the stake from मिस्टर राहुल गुप्ता एंड became द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो अगर आज की डेट में बात करें तो ये एक चाइल्ड कंपनी है ऑफ द APL अपोलो ट्यूब लिमिटेड। तो चलिए अब मैं आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में एक हाई लेवल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जितने भी इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट बाय मोस्टली लोकल स्मॉल प्लेयर्स। कोई भी बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं है जो ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहा है, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का रिप्लेसमेंट है। जैसे कि जो ये सबसे पहला प्रोडक्ट है अपोलो चौखट, तो चौखट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, हर घर में हर दरवाजे पे चौखट लगती है। लेकिन अभी जो है हम लकड़ी की चौखट यूज़ करते हैं, जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई
वो पानी से सील जाती हैं या फिर उनमें दीमक लगने का डर रहता है, और फाइनली जब वो मतलब उनकी लाइफ भी कम रहती है, और जब वो कुछ सालों के बाद जब रिप्लेस करते हैं तो उस लकड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो लकड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी होती है, तो सिर्फ जलाने के काम आती है। वहीं जैसे अपोलो चौखट स्टील की चौखट है, जब फाइनली अब आप इसे 20, 25, 30 साल के बाद बेचने जाएंगे तो स्टील के जो प्राइस हैं, क्योंकि वो बढ़ते हैं, तो जो चौखट की प्राइस है वो एग्जिस्टिंग प्राइस से भी शायद ज़्यादा मिले आपको। वहीं इसमें जो है दीमक लगने की या फिर आग लगने की या फिर सीलन की इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं रहती। तो जैसे ये चौखट है, ये इस तरीके का प्रोडक्ट अभी कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कोई भी प्लेयर नहीं बना रहा है, तो ये जो है अपनी मार्केट में सबसे पहले प्लेयर हैं एंटर करने वाले। और जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि भाई इनकी जो डिमांड है वो भी काफ़ी अच्छा पिकअप कर रही है। और इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अपोलो एलिगेंट है, तो ये जो है मेनली डिज़ाइनर पाइप्स हैं जो कि हैंड ग्रिल या फिर फेंसिंग या फर्नीचर के अंदर या पार्क के झूलों वगैरह के लिए उन सब के लिए जो है यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे इसमें इन्होंने क्या वैल्यू ऐड करी है, ये इन्होंने जो लोहे की जो पाइप हैं उसे एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाया है, ताकि ये दिखने में जो है एक वैल्यू एडेड एक प्लीजिंग प्रोडक्ट की तरह इसे प्रेजेंट किया जा सके। सिमिलरली अपोलो सिग्नेचर, ये भी जो है गैल्वनाइज्ड पाइप्स है, जिससे कि आप घर के बाहर के स्टील के दरवाजे या फिर बालकनी या फिर फर्नीचर, रूफ टॉप के स्ट्रक्चर्स, इस तरह की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जो है इन्होंने इसकी जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करी है और जो है एस्थेटिकली प्लीजिंग डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी है। सिमिलरली इनके अलग और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अपोलो प्लैंक है, तो ये नॉर्मल एक प्लैंक है जिसको ट्रक क्लोजर या फिर फेंसिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है। या फिर जो है अपोलो वनडोर जो कि स्टील के दरवाजे हैं। तो इस तरीके की और भी चीज़ें जो कि अभी दूसरे मटेरियल से बनती हैं या फिर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के जो है जनरली ऐसी चीज़ों को नहीं बना रहा है, तो उस तरीके की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो कि ये स्टील से बना सकते हैं, और भी कई तरीके के प्रोडक्ट्स ये मार्केट में लाते रहेंगे इन फ्यूचर। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स किस तरीके के हैं, कि एट अ हाई लेवल कंपनी क्या कर रही है। तो अब जो है मैं आपको कंपनी के मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा, यानी कि कंपनी आखिर परफॉर्म कैसा कर रही है और कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कैसी है, कंपनी किस अपनी ग्रोथ के किस फेज़ में है, इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो चार्ट है ये कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन का चार्ट है। अब आप ये देखिए कि ये कितना ड्रास्टिक कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं ओवर द लास्ट 1 ईयर। अब ये जो चार्ट है इसमें दो चीज़ें दिखाई गई हैं, एक है कैपेसिटी और दूसरा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या फिर जो है जो एक्चुअल वॉल्यूम है जो कि यूज़ हो रहा है। अब ये जो कैपेसिटी है ये हर क्वार्टर की कैपेसिटी है, तो जो कंपनी है वो एनुअल नंबर्स देती हैं, तो मैंने उसे 4 से डिवाइड करके क्वार्टरली नंबर बना के ये चार्ट बनाया है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये दिखा रहा है कि 2019 में, अप्रैल 2019 में जो कैपेसिटी थी वो थी 18,750 मीट्रिक टन पर क्वार्टर, यानी कि 3 महीने में 18,750 मीट्रिक टन का सामान बनाया जा सकता था इनकी फैक्ट्रीज़ में। क्योंकि इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, ये कंटिन्यूस जो है केपेक्स कर रहे हैं और कंटिन्यूस अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि जुलाई 2020 में यानी कि 1 साल और 3 महीने में 87,500 मीट्रिक टन पर क्वार्टर हो गई है। अब आप ये देखिए कितना बड़ा जंप है, यानी कि 4 गुने से भी ज़्यादा का जंप है विद इन 1 ईयर 3 मंथ्स। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी की जो एग्जिस्टिंग डिमांड है इसके प्रोडक्ट्स की वो कितनी ज़बरदस्त है। जो दूसरा रेड लाइन है वो है इनकी वॉल्यूम, यानी कि एक्चुअली में कितना सामान बना रहे हैं इन 3 मंथ्स। तो 2019 में जो है वो ज़ीरो था, यानी कि जब इन्होंने शुरुआत करी तो ज़ीरो था, और आज जो है वो 60,823 मीट्रिक टन पर क्वार्टर तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जो कि क्लोज टू लाइक 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया। तो आप खुद सोचिए, एक नई कंपनी जो कि एक नेसेंट स्टेज में है और विद इन एन ईयर अपनी कैपेसिटी को भी 4 टाइम्स कर लेती है और उसके बावजूद भी 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करती है, तो कितनी बड़ी बात है। अगर हम एक बिज़नेस की लाइफ साइकिल के हिसाब से सोचें तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंपनी है वो अपनी लाइफ साइकिल के किस फेज़ में है। तो जनरली किसी भी कंपनी की जो है 5 फेज़ में होती है लाइफ साइकिल। सबसे पहले वो एक स्टार्टअप होती है, फिर बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी मैच्योरिटी पीरियड में आती है, यानी कि थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है, फिर जो है उसकी डिक्लाइनिंग ग्रोथ होती है या फिर मतलब जो है वो डिक्लाइन करती है, और फाइनली या तो वो
मतलब डाई कर जाती है क्योंकि वो डिक्लाइन करती चली जाती है या फिर वो रीबर्थ करती है। तो ये जो कंपनी है वो अपने स्टार्टअप फेज़ से निकल के अभी रैपिड ग्रोथ वाले फेज़ में है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो इनके नंबर्स हैं वो कितनी तेज़ी से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बढ़ रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो अभी कंपनी है वो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अच्छी तरीके से यूज़ हो रहे हैं। अब उसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि इनकी जो पेरेंटेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। इनके ऑलरेडी मतलब जो अपोलो ग्रुप है उनके ऑलरेडी 800 से भी ज़्यादा डीलर्स हैं, तो इनका जो डीलर नेटवर्क है वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो जो पेरेंट कंपनी है वो इनकी हेल्प कर रही है। सिमिलरली जो ब्रांडिंग है, जो पेरेंट कंपनी है उनका ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है एपीएल अपोलो का पाइप्स में और ट्यूब्स में। वो जो है अपनी चाइल्ड कंपनी की हेल्प कर रहा है अपने नेटवर्क के थ्रू और अपने ब्रांड के थ्रू। तो जैसे जो पेरेंट कंपनी है वो अमिताभ बच्चन जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो इनके लिए फ्री में ऐड कर रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि वो जो है अपनी ऐड में इनके प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं ऑब्वियसली। तो जो इनकी ऐड है तो चाइल्ड कंपनी अलग से लिस्टेड कंपनी है, ये ऐड के ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, बट अमिताभ बच्चन काइंड ऑफ इनकी फ्री में ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब कुछ रीजंस हैं इनकी रैपिड ग्रोथ के। तो इससे पहले कि मैं इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करूं, मैं आपको एक आइडिया और देना चाहता हूं कि जनरली जो हाई ग्रोथ कंपनीज़ होती हैं उनका स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। तो अगर कोई भी एक हाई ग्रोथ कंपनी है तो जनरली होता क्या है कि जब वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ पीरियड में होती है तो जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है। तो जैसे जो कंपनी है वो इस समय 50-60-70% से ग्रो कर रही है, तो लोग करते क्या हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले बहुत सालों तक ये जो कंपनी है वो ऐसे ही बहुत तेज़ी से ग्रो करती रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है कि विद इन अ फ्यू ईयर्स जो कंपनी की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर वो कंपनी बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है तो क्योंकि कंपनी बड़ी होती जाती है तो उसकी ग्रोथ स्लो होती चली जाती है। तो इस तरीके की सुपर हाई ग्रोथ कंपनीज़ में होता क्या है कि जैसे ही जब बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ होती है तो कंपनी का जो पीई है वो एक्सपैंड हो जाता है। यानी कि अगर इनिशियली इस तरीके की कंपनी का जो पीई है वो 10-15 होना चाहिए या 20 होना चाहिए, वो बढ़ के 50-60 तक चला जाता है। जो ग्रोथ जैसे ही स्लो डाउन करती है तो जो पीई है उसकी डी रेटिंग शुरू हो जाती है, यानी कि पीई जो है वापस से गिरना शुरू हो जाता है फ्रॉम अ हाई लेवल ऑफ लेट्स से इन दिस केस 60-70 बैक टू द मीन केस विच इज़ लाइक 30-20 पी। तो जो स्टॉक है वो कुछ इस तरीके का दिखता है कि वो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ ग्रो करता है और तब तक ग्रो करता है जब तक कंपनी अपनी ग्रोथ को, एक हाई ग्रोथ को सस्टेन कर पाती है। और जैसे ही जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती है तो जो स्टॉक है वो बहुत उतनी ही तेज़ी से वापस गिरता है। तो इस तरीके की कंपनी में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो है कंपनी को ट्रैक करना है। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि वो किस तरीके की कंपनी है। क्या वो एक लो ग्रोथ कंपनी है या वो हाई ग्रोथ कंपनी है या वो डिविडेंड देने वाली कंपनी है या वो सिक्लिकल कंपनी है। अगर हम अपोलो ट्राइकॉट की बात करें तो वो एक नेसेंट स्टेज में एक हाई ग्रोथ कंपनी है जिसमें हम इस तरीके का स्टॉक के प्राइस में ग्राफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जब तक वो अपनी ग्रोथ को सस्टेन करेगा, स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ेगा और बहुत ऊपर तक जाएगा, पी एक्सपैंड करेगा, और जैसे ही ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू होगी तो स्टॉक उतनी तेज़ी से गिरना शुरू करेगा और पी जो है वो वापस से कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की कंपनीज़ में हमें ये सब बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कंपटीशन क्या कर रहा है, इनके जो मार्जिन्स हैं वो कैसे सस्टेन कर रहे हैं, जो आरओसीई है वो क्या, क्योंकि अभी जो है मार्केट में इकलौती कंपनी है तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा जो आरओसीई है वो एक्सपैंड करेगा, लेकिन जब कंपटीशन मार्केट में एंटर करेगा तो जो आरओसीई है वो वापस डिप करना शुरू करेगा क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा गिरना शुरू करेगा, मार्जिन्स थोड़े कंप्रेस होना शुरू होंगे। तो इस तरीके की कंपनीज़ में हमें जो है कंपटीशन को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, अब जब हमें ये समझ में आ गया कि इस कंपनी का ये किस तरीके की कंपनी है और इसके स्टॉक से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब हम इस कंपनी के मार्जिन्स को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जो इस कंपनी के पिछले 1 साल के मार्जिन्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री तो है नहीं, अभी 1 ही साल हुआ है इसको ऑपरेशन में, तो जो इसके मार्जिन्स हैं जो ब्लू कलर में हैं
वो एबिटा मार्जिन्स हैं, और फाइनली जो रेड कलर में है वो पैट मार्जिन्स हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो 10-11% की रेंज में रहे हैं, और अभी लास्ट क्वार्टर में भी जो है 11% के एबिटा मार्जिन आए, और वहीं जो पैट मार्जिन है वो 5-6% की रेंज में है। तो ये भी हमने कंटिन्यूसली ट्रैक करने हैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ताकि हमें आइडिया रहे कि कंपनी के एबिटा मार्जिन्स सस्टेन हो पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी की स्वॉट एनालिसिस की, और इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में। पर उससे पहले अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो शायद आपको वीडियो ठीक लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं भी इनकरेज हूँ और इस तरीके की और वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। तो स्वॉट एनालिसिस में हम कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, इन 4 चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रेंथ्स के बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि इनका जो पेरेंटेज है वो एपीएल अपोलो ग्रुप है, जिसका एक लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑफ 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जो टेक्नोलॉजी है वो इनकी सुपीरियर है, जो डीएफटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो कि इनके पेरेंट भी यूज़ करते हैं अब। तो जो डीएफटी टेक्नोलॉजी है उसका जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी इनके पेरेंट यूज़ करते हैं। तो बाकी जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कि छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं, अभी उनके पास ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी नहीं है अवेलेबल, क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली भी है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजी जिनसे हम ट्यूब बनाते हैं। जो तीसरी इनकी स्ट्रेंथ है वो है इनकी ब्रांडिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमिताभ बच्चन जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर है इनके पेरेंट के, और क्योंकि इनके जो पेरेंट ग्रुप है वो अपनी एड्स में इनकी ऐड भी करता है, तो काइंड ऑफ इनके लिए डबल फ़ायदा है, तो बिना पैसे खर्च करे फ्री की ऐड हो जाती है। वहीं अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो जो सबसे पहली वीकनेस है वो है एक नेसेंट मार्केट। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी नए प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी काफ़ी नेसेंट मार्केट है। ये मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है कि भाई स्टील की चौखट ज़्यादातर घरों में यूज़ नहीं होते। तो हालांकि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी अच्छी आ रही है, जैसा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह में दिख रहा है, लेकिन जब ये एक्सपैंड करेंगे तो हमें देखना होगा कि बाकी रीजन्स में ये लोग कैसा एक्सपैंड कर रहे हैं, और जो ये मार्केट है वो ओवरऑल कैसा डेवलप हो रही है। जो नेक्स्ट इनकी वीकनेस है वो है स्टील प्राइस, ऑब्वियसली, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो हेविली डिपेंडेंट हैं स्टील के प्राइस पे। अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो एक प्रीमियम कमांड करते हैं। तो बट होता क्या है कि जब स्टील के प्राइसेस राइज़ होते हैं तो ये इमीडिएटली अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस उस रेशियो में नहीं बढ़ा सकते हैं। इनको प्राइस इंक्रीज़ जो है पास ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने तक का टाइम लगता है। तो इस बीच जो इन्वेंट्री है, जो कि ऑलरेडी जो है ये प्रोड्यूस कर चुके हैं, उसके ऊपर इन्वेंट्री लॉस या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर स्टील प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे। अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एक्सपैंड करने की, क्योंकि अभी ये काफ़ी लिमिटेड जोग्राफीज़ में है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में है और साउथ इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं धीरे धीरे। बाकी ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में अभी इनके पास काफ़ी स्कोप है एक्सपैंड करने का अपने प्रोडक्ट्स। और दूसरी चीज़ ये है मतलब जोग्राफिकल एक्सपेंशन के साथ साथ ये अपने प्रोडक्ट एक्सपेंशन भी करेंगे धीरे धीरे, और नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आएंगे जो कि अभी स्टील से नहीं बनते हैं, और नई नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। काफ़ी लंबा रनवे है इनके पास अपने नए नए प्रोडक्ट्स लाके अपने बिज़नेस को ग्रो करने का। वहीं अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्रेट है वो है कंपटीशन का, क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद जो बाकी ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो भी अपने इसी तरीके के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेकर आएँ, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेकर आएँ। हालांकि इनके पास एक एज है, क्योंकि इनका जो ब्रांड है वो काफ़ी उसकी रिकॉल वैल्यू काफ़ी हाई है, और काफ़ी फेमस ब्रांड है इन स्टील ट्यूब्स एज़ कम्पेयर टू दी अदर कॉम्पिटिशन। बट स्टिल मतलब इनके मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है जब कॉम्पिटिशन आएगा। और सिमिलरली जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं वो अगर बाहर की कंट्री से इंपोर्ट होने लगते हैं तो वो भी इनके मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इनके की कॉम्पिटिटर्स के बारे में। तो एज सच इनके लिस्टेड मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। इनके जो पेरेंट हैं यानी कि एपीएल अपोलो ग्रुप जो है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो है, उनके कॉम्पिटिटर हैं जिंदल पाइप, सूर्या रोशनी, रामा स्टील और हाईटेक पाइप्स। बट अगर हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो कोई भी जो है मेजर बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के प्लेयर्स नहीं हैं, जो कि इनसे डायरेक्टली कम्पीट कर रहे हो। तो उस सेंस में इनके पास काफ़ी एज है अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने का और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का। बट इन फ्यूचर में हमें देखना रहेगा कि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या वो भी इनके
वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे हैं और इनसे डायरेक्टली compete कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें हमेशा देखनी चाहिए जब भी कोई कंपनी एनालाइज करें वो है मैनेजमेंट की रेम्यूनरेशन, यानी कि मैनेजमेंट की सैलरी कितनी है। तो इस केस में जो राहुल गुप्ता जी हैं उनकी सैलरी है ऑलमोस्ट 1,20,00,000 रुपीज़। तो गिवन द ग्रोथ दैट द कंपनी इज़ डूइंग और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो सैलरी है वो रीज़नेबल है, मतलब कम भी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब कुछ कंपनी जो बहुत कम प्रॉफिट कमाती हैं बट उनकी अगर आप मैनेजमेंट की सैलरीज़ देखेंगे तो इतनी इतनी हाई रहती हैं। तो ऐसी कंपनीज़ में जो है आप मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और ऐसी कंपनी से दूर रहना ही अच्छा है। बट इस केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। तो एट द करंट प्राइस हमें ये जो स्टॉक है वो कैसा लगता है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ, इस कंपनी को भी मैंने जो वैल्यू किया है वही किया है यूजिंग द पीई मल्टीपल्स। बट मैंने किया क्या है कि जो इसकी ग्रोथ है वो मैंने अज्यूम करी है इन 21, 22, 23 एंड अप टिल 26। और जो है मैंने एक पीई अज्यूम किया है और उस पीई पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि ओवरऑल वैल्यू निकल के आती है कंपनी की और जो अभी जितनी वैल्यू है उसमें जो है मैंने ये देखने की कोशिश करी है कि कितना जो है कैगर रिटर्न निकल के आता है और शेयर का प्राइस जो है कैसा रहेगा ओवर द फॉलोइंग ड्यूरेशन। तो आप ऊपर वाली टेबल को अभी इग्नोर करिए, आप नीचे वाली टेबल को देखिए। तो ऊपर वाली टेबल में जो है मैंने जो कंपनी की सेल्स हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, टैक्स रेट है, ये सब चीज़ों के नंबर्स डाल के कंपनी की मार्केट प्राइस को एक्स्ट्रापोलेट किया है। ये सब नंबर्स मैं आपको बाद में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि मैंने कौन से नंबर कितने लिए हैं और क्यों लिए हैं। बट जो फाइनल रिज़ल्ट निकल के आया है वो इस नीचे वाली छोटी टेबल में है। इसमें जो है कंपनी की ईपीएस जो है को मैंने उसको ट्रैक करने की कोशिश करी है ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। और जैसे जैसे ईपीएस बढ़ रही है उस हिसाब से पी कितना होना चाहिए वो मैंने नीचे लिखा है। और फाइनली अगर आप कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर नहीं बढ़ते हैं, लेट्स से जितने आज हैं उतने ही रहते हैं इन 2026, तो शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए। तो अगर आपके पास ईपीएस है और पीई भी है तो आप शेयर का प्राइस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पीई जो है वो आपको शेयर का प्राइस दे देगा। तो जो ईपीएस है वो कंपनी का 2020 में है 13.53 रुपीज़ पर शेयर, जो कि मुझे लगता है इन 2026 66 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसा ये जो ईपीएस है वो कैसे बढ़ रहा है वो मैं आपको अभी कुछ ही देर में एक्सप्लेन करूँगा ऊपर वाली टेबल के थ्रू। बट जो पीई है वो मैं मान के चल रहा हूँ जो अभी 44 का पीई है वो गिर के रह जाएगा 15 का पीई इन 2026। अब ये मैं आपको बता देता हूँ ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ, क्योंकि ये जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वो इस साल 70% के आसपास की रहेगी, जो कि अभी तक के नंबर्स में मुझे समझ में आ रहा है, जो कि धीरे धीरे मुझे लगता है स्लो डाउन करेगी 35%, फिर 25। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन करता जाएगा। लेकिन क्योंकि काफ़ी नेसेंट मार्केट है तो अभी भी फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी हाई ग्रोथ होने की काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर 70% की ग्रोथ हो रही है इस साल तो नेक्स्ट ईयर 35%, फिर 25% इतना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। और उसके बाद मैंने माना है कि ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो जाएगी, 15%, 12% और 8% रह जाएगी। तो जैसे जैसे ग्रोथ स्लो डाउन करेगी उसी हिसाब से जो पीई है वो कम होता चला जाएगा। और फाइनली 2026 में क्योंकि ये एक स्लो ग्रोथ कंपनी होगी, सिंगल डिजिट ग्रोथ कंपनी होगी, ऐसा मैंने एज्यूम किया है, तो जिसका पीई है वो भी और बाकी कंपटीशन भी आ जाएगा मार्केट में, तो उस हिसाब से मैंने पीई को 15 माना है, जो कि एक नॉर्मल एक स्टील मैन्युफैक्चरर जो कि एक सेमी सिक्लिकल और प्योर ब्रांड भी नहीं है और प्योर कमोडिटी भी नहीं है। तो उस तरीके की कंपनी का एक एवरेज पीई 15 रखा है मैंने। आप जो है इसके पीई को और इन सब ऊपर की टेबल के नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और उस हिसाब से आप अपनी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से जो शेयर का प्राइस है वो मेरे हिसाब से लगभग 1000-1100 के आसपास आएगा इन 2026। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो शेयर का प्राइस है अगर जो पी है वो इस हिसाब से चले तो जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स एंड उसके बाद जो है वो गिरना शुरू होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2021 में जो आ रहा है वो 1100 के करीब आ रहा है, फिर 1250, फिर 1350 और फिर वापस से गिरना शुरू हो रहा है।
तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है। तो जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ जब तक तेज़ी से ग्रो करता रहेगा तब तक हाई पी डिज़र्व करेगा, और जैसे ही ग्रोथ स्लो डाउन होगी यानी कि 10-15% के आसपास आएगी और सिंगल डिजिट में आएगी, तो जो पी है वो वापस से कम होना शुरू हो जाएगा, और उस हिसाब से भले ही कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही होगी लेकिन जो शेयर प्राइस है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो इन नंबर्स का मैंने एक चार्ट बनाया है। तो जो रेड लाइन है वो पी है और जो ब्लू लाइन है वो शेयर का प्राइस है। तो देखिए जैसे जैसे पी एक्सपैंड कर रहा है तो शुरू में जो शेयर का प्राइस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स ये शेयर नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स में जो है ये डबल ट्रिपल भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो है मुझे लगता है कि ये शेयर जो है, अगर ग्रोथ स्लो डाउन होती है ऑब्वियसली, अगर ग्रोथ स्लो डाउन नहीं होती है और ग्रोथ सस्टेन हो पाती है 25-30% पे, तो ये जो पी है वो ऑब्वियसली नहीं गिरेगा। ये 35-40 पी या फिर उससे भी ज़्यादा के पी पे ट्रेड करता रहेगा, और जो शेयर प्राइस है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर ही जाता रहेगा। अगर जो है कंपनी की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है तो जो है शेयर प्राइस नीचे गिरना शुरू होगा, क्योंकि पी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की कंपनी में हमें हर क्वार्टर ओवर क्वार्टर इसे ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो किस रेट से हो रही है। तो इस टेबल में मैंने जो है जो इसके मार्जिन्स हैं वो 12-13% के आसपास माने हैं। इन 2026 13% के माने हैं। आप चाहें तो इन मार्जिन्स को कम करके भी रख सकते हैं, अपनी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो मैंने कंटिन्यूसली बढ़ते हुए, अभी सिर्फ 9 करोड़ का इंटरेस्ट है। इन 26 जो है मैंने माना है कि 50 करोड़ का एटलीस्ट इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जो इनका डेट है वो काफ़ी बढ़ चुका होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन की ज़रूरत होगी अगर आप इतने रेवेन्यूज़ चाहते हैं। जो टैक्स रेट है वो मैंने एग्जिस्टिंग टैक्स रेट माना है, जो कि 26% का चल रहा है इन FY21, उतना ही मैंने माना है इन FY26। और डेप्रिसिएशन को इसी हिसाब से, जिस हिसाब से ग्रोथ है उस हिसाब से बढ़ाने की कोशिश करिए। तो आप चाहें तो मैंने जो है ऑलरेडी इस शीट का लिंक डाल दिया है, आप चाहें तो इन नंबर्स को एडिट कर सकते हैं और अपनी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। फाइनली जो नीचे एक और टेबल है इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो ये टेबल प्रेडिक्ट कर रही है कि अगर हमें ईयर ओवर ईयर अगर हम 2026 तक स्टॉक को होल्ड करते हैं तो हमें कितने जो है कितने जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा ईयर ओवर ईयर, यानी क्या रिटर्न, अगर हम कितनी प्राइस पे ख़रीदें। तो अगर हम 12% का रिटर्न चाहते हैं तो हमें 508 से कम पे ख़रीदना चाहिए। 15% का चाहते हैं तो 434 पे ख़रीदना चाहिए। सिमिलरली 18% का चाहते हैं तो 372 पे ख़रीदना चाहिए। तो ये जो है ये टेबल बता रही है। बट क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया कि जो स्टॉक है वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है और उसके बाद डिक्लाइन कर सकता है, तो आइडियल क्या होगा कि हमें कंपनी की ग्रोथ ट्रैक करनी है और कंपनी का डेट वगैरह भी देखना है ऑब्वियसली। लेकिन जैसे जैसे अगर ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो हमें इससे एग्ज़िट कर लेना है, हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इस तरीके की कंपनीज जैसे ही स्लो डाउन होती है ग्रोथ तो बहुत शार्पली गिरती हैं। तो फाइनली आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरीके के इन डेप्थ एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।